दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें मुगल साम्राज्य का विघटन, मराठों का उदय तथा सिखों के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसका पहला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। दूसरा है औरंगजेब के दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। और तीसरा है औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। तो सही उत्तर है, इसमें सही कथन है 2 और 3। देखिए दोस्तों, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और मुगल साम्राज्य में लूटपाट की थी, न कि औरंगजेब के शासनकाल में। तो ये जो पहला कथन है आपका सही नहीं होगा। जबकि औरंगजेब के दक्षिण अभियान से जनधन को अपार क्षति पहुंची थी, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। और अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नौरोज उत्सव को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया और साथ ही उसने झरोखा दर्शन को भी बंद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो उत्तर है, वह एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। देखिए दोस्तों, लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है और जहांदार शाह ने असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां द्वारा प्रदत्त समर्थन के कारण गद्दी प्राप्त की थी। और जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सेना एकत्र करके 10 जनवरी 1713 को आगरा नगर के बाहर उसे पराजित किया और 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कारागार में कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध जो मुगल सम्राट जहांदार शाह था, उसका समय से पूर्व अंत अपने भतीजे द्वारा पराजित होने के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा 1660 में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये था शाइस्ता खां। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाइस्ता खां जो है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और इसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। और शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां जान बचाकर भाग गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। दोस्तों, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में करनाल के निकट खान ए दौरा के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की पराजय हुई थी और खान ए दौरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के बाद कोहिनूर हीरे से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस, या जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, उसको भी नादिर शाह अपने साथ ले गया और इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल को हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो आपको बताना है, मुगल काल में किसका शासनकाल हिजड़ों और महिलाओं के प्रभुत्व में जो है चला था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम या आलमगीर। तो सही उत्तर है मोहम्मद शाह। दोस्तों, मोहम्मद शाह जिसका शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा, उसके शासन के प्रति उदासीनता और मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह अपनी प्रेमिका और पत्नी रहमत उन्निसा कोकी जीव और हाफिज खिदमतगार खान नाम के एक हिजड़े और दरबार में कुछ प्रमुख अमीरों के षड्यंत्र में फंस गया। दरबार में इन सब का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था।
अब दोस्तों, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद आइए देखते हैं मराठों के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 1608, 1646, 1674 या 1710। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1674 में। दोस्तों, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया और राज्याभिषेक की प्रक्रिया जो है ये काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की और स्वयं को सूर्यवंशी छत्री घोषित किया। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, आपको बताना है। तो उत्तर है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना और लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो आप जानते हैं समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास और इनकी रचना दासबोध में समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, जो धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना और देवता, गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। ऑप्शन है इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयद बांदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफजल खां। दोस्तों, शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खान ने 2 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित वारा नामक स्थान पर शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन शिवाजी ने चतुराई पूर्वक अपने बघनक तथा कटार से उसका वध कर दिया था। तो याद रखिएगा, शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरंजामी प्रथा ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन ए, सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। मराठा काल में शिवाजी ने अपने सैनिकों को जागीर यानी मोकासा के रूप में सरंजाम भी प्रदान किया और सरंजाम भू राजस्व प्रथा थी जो कि पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले जात तथा फौज 2 रूप में दी जाती थी। सरंजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था और पेशवाओं के शासन में सरंजाम प्रणाली ने आनुवांशिक रूप ग्रहण कर लिया था। तो याद रखिएगा, सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन इतिहासकार पानीपत के द्वितीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। ऑप्शन है खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। दोस्तों, काशीराज पंडित पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था और इसमें मराठा सेना की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराबाई। दोस्तों, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई से उत्पन्न उनका अवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ और अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर ताराबाई राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों यानी औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में पहला पन्हाला, 1702 में विशालगढ़ और 1703 में सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन ताराबाई विषम परिस्थितियों में भी विचलित हुए बिना संघर्ष करती रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे।
तो ये संधि थी दोस्तों पुरंदर की संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में पुरंदर की संधि। दोस्तों आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया और जिसके अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज दिया गया और शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथ क्या था आपको बताना है। तो ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या फिर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। दोस्तों चौथ एक प्रकार का कर था जो शत्रु या विजित प्रदेश से वसूला जाता था। चौथ उस राज्य का 1/4 हिस्सा होता था जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण और लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था और इसे वसूल करने के लिए मराठी सेना को उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था। तो आप जानते हैं शिवाजी के प्रशासन में जो प्रधानमंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम की 8 प्रधानमंत्री करते थे, 8 मंत्री होते थे। पेशवा इनमें से एक था जो अष्टप्रधानों में प्रधान होता था। पेशवा या प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्य देखता था। पेशवा संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने लागू किया था। मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है दोस्तों, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है। इन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को छापामार युद्ध भी कहा जाता है। मराठों ने इस युद्ध नीति से मुगल सेना को 1706 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण औरंगजेब को अपनी सेना को अहमदनगर से वापस बुलाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, सबसे सशक्त पेशवा कौन था आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बाजीराव प्रथम सबसे सशक्त पेशवा थे। उन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। उन्हें 72 युद्ध के विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है और एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंध होने के कारण उन्हें बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा था और उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्रपति संभाजी जिनका कार्यकाल 1680 से 1689 रहा, ये किस वंश का शासक था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठा वंश। दोस्तों शिवाजी के पुत्र संभाजी मराठा वंश से संबंधित थे और शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया और औरंगजेब ने 1689 में संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या करा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है आपको बताना है। ऑप्शन है भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व, राजनीतिक जागृति या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों मराठा लोग प्रारंभ में दक्षिण राज्यों के अधीन सरदार थे। मुगल और दक्षिण राज्यों की राजनीतिक दुर्बलता देखकर मराठों ने सैनिक शक्ति बढ़ाकर दक्षिण राज्यों पर विद्रोह कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। पूना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जो उन्हें भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता था और इसी क्षेत्र में मराठा लोग शक्तिशाली थे। मराठा लोग छापामार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार थे जिनके नेतृत्व में मराठों ने अत्यधिक उन्नति की थी। मराठों के उत्कर्ष के बाद आइए जानते हैं जो महत्वपूर्ण अध्याय है सिखों के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों सिखों के उदय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए गुरु अमरदास, मेरी और पीरी ये सही सुमेलित नहीं है।
गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ ये आपका सही सुमेलित है। गुरु रामदास दल खालसा सही सुमेलित नहीं है। गुरु गोविंद सिंह मंजी ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित है, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ यानी गुरबानी का संकलन किया और अर्जुन देव ने ही अमृतसर का हरमंदिर यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। दोस्तों, गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 12 मंजियों अथवा भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई थी और दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी और मीरी और पीरी परंपरा गुरु हरगोविंद ने शुरू की थी। तो देखिए, गुरु अमरदास दोस्तों, इन्होंने हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरु रामदास ने दोस्तों, गुरु रामदास जो थे ये अर्जुन देव ने अमृतसर का हरमंदिर बनवाया था और गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ यानी गुरबानी का संकलन किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है तलवंडी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म 1469 में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी पाकिस्तान के गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल के परिवार में हुआ था। तलवंडी के नाम आगे चलकर गुरु नानक के नाम पर ननकाना साहिब पड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ऑप्शन है देखिए, रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड। तो सही उत्तर है हेमकुंड, ऑप्शन बी। दोस्तों, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। ये हिमालय श्रेणी में 7 पर्वतों के मध्य एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1966 को। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। और दोस्तों, यहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। इनकी उपाधि सच्चा बादशाह, उच्च का पीर या सर्वांशदानी की थी। और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, इनका जन्म स्थान दोस्तों ये पटना था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुरु अंगद। देखिए, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे धर्मगुरु बने। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। गुरु साहब ने उन्हें एक नया नाम अंगद दिया और उन्होंने गुरु साहब की सेवा में 6 से 7 वर्ष करतारपुर साहिब में व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया और अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 आपका सही है। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो सिख आंदोलन मूल रूप से गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित था। इसका विकास गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था और अर्जुन देव ने कहा था कि गुरु में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस विचार पर जोर देते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने की बात कही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि जहांगीर के समय में सिख मुगल संघर्ष आरंभ हुआ था। दूसरा है कि खुसरो की मदद के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव और हरगोविंद को कैद में रखा था और इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। तो इसमें दोस्तों तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अकबर जो है सिख गुरुओं से अधिक प्रभावित था। वह उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था, लेकिन जहांगीर के समय दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया।
जहांगीर ने आरोप लगाया कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की, अतः उसने गुरु अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी हरगोबिंद सिंह को कुछ समय के लिए कैद रखा था। सिख और मुगल शासकों के मध्य जो संघर्ष था उसका कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की महानता किस में निहित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था और उन्हें एक लड़ाकू जाति के रूप में प्रतिस्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1775 में और मृत्यु 1708 में हुई थी। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सैनिक संप्रदाय के अंतर्गत पाहुल प्रणाली को आरंभ किया और इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया। यही परिवर्तित होकर खालसा पंथ जो कि 1699 में स्थापित हुआ और उनके पंथ में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को पंच ककार, जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। ऑप्शन है गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, जफरनामा यानी विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। जफरनामा 10वीं ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी थी। जफरनामा में गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक नीति की निंदा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो आप जानते हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया और उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है और यही उनके जीवन के विषय की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह ने 23 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा, अकाल तख्त गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1609 ईस्वी में 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है। इसे सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह ने न्याय संबंधी और सांसारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है और गुरु गोविंद सिंह ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो सही उत्तर है, अमृतसर शहर की स्थापना दोस्तों गुरु रामदास ने की थी और ये सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास ने 1577 में अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा भूमि पर रामदासपुर या चकगुरु नाम से नगर की स्थापना की और कालांतर में यह अमृतसर शहर बना। अमृतसर में ही सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। रामदास साहिब जी का विवाह गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भानी जी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न और इस भाग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है। ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु हरगोबिंद सिंह। दोस्तों, सिखों को सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोबिंद सिंह को जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था और सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो कि सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत था। इसमें आपने मुगल साम्राज्य के विघटन, मराठों का उदय और सिखों के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।